Greetings 11th class political science students. Hope you all are doing great. Welcome back to our channel. As you know, we have completed till chapter legislature of our book, that is Constitution at Work. Today we are going to do NCERT solution for the same chapter, that is legislature. I hope chapter was completely clear to all of you and you are able to understand that properly. So today we are going to do legislature exercise, or you can say NCERT solution. So let us start. Alok thinks, first question is, Alok thinks that a country needs an efficient government that looks after the welfare of the people. आलोक का क्या मानना है कि जो कंट्री है उसको एक ऐसी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है जो क्या करे, लोगों के वेलफेयर की तरफ ध्यान दे. सो इफ वी सिंपली इलेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स एंड लेफ्ट टू देम द टास्क ऑफ गवर्नमेंट, वी विल नॉट नीड अ लेजिस्लेचर. मतलब वो कहते हैं कि अगर हम क्या करें, फिर हम डायरेक्टली अपने प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर को हम इलेक्ट कर लें, और ये जो टास्क है जो हम लोगों ने गवर्नमेंट पर छोड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट की नीड, हमें लेजिस्लेचर की नीड होगी नहीं अगर आप डायरेक्ट. क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर को आप डायरेक्टली वोट नहीं करते ना. क्यों नहीं करते? बिकॉज दैट पार्टी हु इज एबल टू सिक्योर मेजॉरिटी इन लोकसभा, दैट्स पार्टी लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, राइट? ही और शी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. सो इस मैनर में हम लोग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं कर रहे हैं. सो वो यही बोल रहा है आलोक कि अगर हम सिंपली इलेक्ट कर दें प्राइम मिनिस्टर को भी और मिनिस्टर्स को भी, और सारे के सारे गवर्नमेंट के टास्क उनके ऊपर छोड़ दें, तो हमें लेजिस्लेचर की नीड ही नहीं है. डू यू अग्री? क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. और आपको आंसर देने, अगर आप अग्री करते हो देन व्हाई डू यू अग्री. इफ यू आर नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट देन यू विल हैव टू गिव आंसर व्हाई डू नॉट यू अग्री विद द स्टेटमेंट, राइट? सो देखो, अगर ऐसे सिस्टम आप करोगे और गवर्नमेंट पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दोगे, दैट इज नॉट बेनिफिशियल, है ना. बेनिफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को हैम्पर करेगा. कुछ बहुत सोच समझ के हमारे लीडर्स ने क्या किया है, हमारे लीडर्स ने ऐसा सिस्टम फ्रेम किया है जो हमारी कंट्री में हम लोग देख पा रहे हैं. एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज वी वांटेड टू इंश्योर द आंसरेबिलिटी एंड दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर सिस्टम, राइट? तो अब इसी का आंसर रीड करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए. अब देखो, आई डू नॉट अग्री विद आलोक बिकॉज लिविंग द होल टास्क ऑफ गवर्नमेंट विद प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स वुड हैम्पर द सेंस ऑफ डेमोक्रेसी. क्योंकि देखो ये क्या कह रहा था कि हमें क्या करना है, सारा का सारा टास्क गवर्नमेंट का किसके ऊपर छोड़ देना है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या फिर अदर मिनिस्टर्स के ऊपर. तो अगर आप सारा, क्योंकि देखो अपोजिशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अगर हम ऐसा कर दे कि गवर्नमेंट के ऊपर, और वो भी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के ऊपर सारा टास्क छोड़ दें, तो क्या करेगा, डेमोक्रेसी के एसेंस को हैम्पर करेगा, डेफिनेटली हैम्पर करेगा. Such a setup would reduce the representation of people in the government. और ऐसा सिस्टम क्या कर देगा, लोगों के रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा. The member of the legislature who do not represent the majority would have the opportunity to represent their point of view. क्योंकि देखो इस स्टेटमेंट में आपको यही बोला गया कि आपको क्या करना है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को डायरेक्टली इलेक्ट कर देना है, फिर आपको लेजिस्लेचर की जरूरत ही नहीं है. लेकिन वो क्यों जरूरी है? व्हेन वी कास्ट आवर वोट, सो आवर पार्टी इज एबल टू गेट मेजॉरिटी. वो तो क्या बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी. बट अदर पार्टीज आर ऑल्सो देयर ना, दोज हु आर नॉट एबल टू गेट मेजॉरिटी. अब वो क्या करेंगी, दे विल प्ले द रोल ऑफ द ऑपोजिशन. और वो क्या करेंगी, वो कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट्स को गवर्नमेंट के सामने रखेंगी, दैट हियर यू हैव डन द मिस्टेक. वो गवर्नमेंट को रोकेंगी कुछ भी आर्बिट्री फॉर्म में करने के लिए, कि गवर्नमेंट कुछ भी मनमाने ढंग से नहीं कर सकती. ऑल्दो गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बट इवन देन दे कांट डू एवरीथिंग इन आर्बिट्री फॉर्म, राइट? तो क्या है कि अगर हम ये जो सिस्टम होगा ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को भी हैम्पर करेगा, और जो लोग गवर्नमेंट को फ्रेम नहीं कर पाते, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बन पाते, मेजोरिटी नहीं गेन कर पाते हैं, उनके पास भी तो अपॉर्चुनिटी होती है ना लेजिस्लेचर में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की, right? The decisions made by the cabinet would not be accountable as the ministers would not have to explain them to the legislature. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा हैम्पर होगी अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या होगा कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट हैं, वो अकाउंटेबल रहेगी ही नहीं. क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी सबसे बेसिक फीचर यही होती है दैट एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, है ना. लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोल दिया स्टेटमेंट में कि डायरेक्टली इलेक्ट करो
और पार्टीज का झंझट ही खत्म, डायरेक्टली गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दो, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को। तो अगर ऐसे होगा तो देन फॉर हुम दे विल बी अकाउंटेबल। हमारी जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो अदर मिनिस्टर्स बनेंगे, वो किसके लिए अकाउंटेबल होंगे? उनको किसी को अपनी बात का एक्सप्लेनेशन देनी ही नहीं है, दैट फॉर व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग एनी काइंड ऑफ लॉ एंड पॉलिसी, फॉर व्हाट दे आर डूइंग दैट। उनको खुद को एक्सप्लेन ही नहीं करना है, और जब एक्सप्लेन नहीं करना तो क्या करेंगे? वो क्या सोचेंगे? दैट वी आर हैविंग ऑल द पावर्स। और जब ये फीलिंग आएगी तो कहीं ना कहीं इट विल लीड टू डिक्टेटरशिप ऑल्सो, राइट? तो क्या होगा? दस द एग्जीक्यूटिव वुड बिकम ऑल पावरफुल, इसलिए एग्जीक्यूटिव सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, एंड दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, राइट? अब लास्ट, द टास्क ऑफ द लेजिस्लेचर ऑल्सो इंक्लूड्स लॉ मेकिंग. It's a complex process that requires the opinion of all the sections of the society. Our legislature is required for this purpose. और लेजिस्लेचर हम लोग क्यों बनाते हैं? क्या जरूरत है हमें लेजिस्लेचर की? क्योंकि लॉ बनाने की जरूरी है ना हमारी कंट्री में, राइट? और ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जरूरी है. क्यों जरूरी है लॉ बनाने के लिए? क्योंकि हमें सारे के सारे लोगों का ओपिनियन गेन करना है, सो दैट द लॉज विच वी आर फ्रेमिंग फॉर आवर कंट्री दे कैन बी बेनिफिशियल फॉर ऑल, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि लॉ तो हमें सबके लिए बनाने हैं ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? ऐसा सिस्टम जरूरी है, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और इस पर्पज के लिए, सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए डेफिनेटली देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लेजिस्लेचर, राइट? तो आप इस स्टेटमेंट को सिरे से नकार सकते हो कि लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करो, मिनिस्टर्स को इलेक्ट करो, और फिर लेजिस्लेचर की जरूरत ही नहीं है. दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर सिस्टम कैसा होगा कि कोई ना कोई पर्सन होगा जो आर्बिट्री फॉर्म में वर्क करेगा, गवर्नमेंट जो वर्क करेगी दैट विल लीड टू डिक्टेटरशिप. क्योंकि आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं उनकी किसी के रिगार्डिंग, और अगर आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम विल बी देयर, और ये प्रॉब्लम क्या करेंगी? कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी. और जो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंटली जो नेगेटिव वे में इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी के ऊपर. So I hope first question is completely clear to all of you, right? अब second question आपसे पूछा गया है, a class was debating the merits of a bicameral system. Bicameral system, I hope it's clear to all of you. क्या होता है bicameral system? Bicameral system जहां पर legislature के हमारे क्या होते हैं? 2 chambers होते हैं, right? Bicameral, 2 chambers, है ना? द फॉलोइंग पॉइंट्स वर मेड ड्यूरिंग द डिस्कशन. अब जो उन्होंने डिस्कशन किया उसमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स लोगों ने डिस्कस किए. अब उसके बाद क्या किया? रीड द आर्ग्यूमेंट्स एंड से इफ यू अग्री और डिसअग्री विद ईच ऑफ देम गिविंग रीजंस. आपको क्या करना है? आर्ग्यूमेंट्स रीड करने हैं और फिर क्या करना है? आपको बताना है कि आप उस स्टेटमेंट से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, एंड यू विल हैव टू गिव रीजंस ऑल्सो. फाइन. अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेहा सेड दैट बाइकैमरल लेजिस्लेचर डज नॉट सर्व एनी पर्पस. हमने देखो चैप्टर में पढ़ा भी था. पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड बाइकैमरल पार्लियामेंट, अगर आपको चैप्टर ध्यान आ रहा है तो देखो क्या नेहा ने क्या स्टेटमेंट बोली कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर है ना, वो कुछ भी सर्व, कोई पर्पस सर्व करती ही नहीं है, तो उसकी नीड ही नहीं है. शमा ने क्या बोला? शमा आर्ग्यू दैट एक्सपर्ट्स शुड बी नॉमिनेटेड इन द सेकंड चैम्बर. शमा ने क्या बोला कि जो सेकंड चैम्बर है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें उसमें क्या कर देना चाहिए? एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करना चाहिए. और त्रिदीप उन्होंने क्या बोला? सेड दैट इफ अ कंट्री इज नॉट अ फेडरेशन देन देयर इज नो नीड टू हैव अ सेकंड चैम्बर. फेडरेशन मतलब जो फेडरलिज्म वाला एक्सेप्ट जो फेडरलिज्म कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट रखते हैं कंट्री में, वो क्या था? जहां पे स्टेट और जहां पे पावर्स डिवाइड होती हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. तो त्रिदीप ने क्या बोला कि अगर जहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है, जहां कंट्री में फेडरेशन नहीं है, वहां पे ऐसे सेकंड चैम्बर की जरूरत नहीं है. तो अब आपको ये बताना है कि आप किस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे, किस पर्टिकुलर आइडिया को आप सपोर्ट करोगे. तो अब देखो नेहा का तो बिल्कुल आंसर कंप्लीटली इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसने यही बोल दिया कि हमारी जो लेजिस्लेचर का सेकंड चैम्बर है वो किसी इंपॉर्टेंट पर्पस को सर्व करता ही नहीं है. तो हम तो इसको तो बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं, because we have seen special functions of Rajya Sabha, we have seen the importance of Rajya Sabha as well, right? So I do not agree with Neha. Bicameral legislature is necessary for a democratic country with large population.
क्योंकि देखो उसने क्या बोला कि बायकैमरल लेजिस्लेचर कुछ सर्व करती ही नहीं है, कोई पर्पज सर्व नहीं करती है। लेकिन जहां पर क्या है, जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, लार्ज पॉपुलेशन की होगी, जहां मच डाइवर्सिटी है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारी कंट्री में बायकैमरल लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। It also presents the opportunity for the reconsideration of every situation along with through debate। हमने क्या पढ़ा था, डिबेट पढ़ी थी कि देखो आपको क्यों जरूरत है राज्यसभा की, क्यों जरूरत थी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टॉप कर देती है हेस्टी डिसीजंस को, कि लोकसभा मनमानी ना करें, डिसीजंस लिए जाएं, दे शुड बी प्रॉपर्ली चेक्ड। और इसके अलावा क्या होता है कि जब डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, सो एवरी पॉइंट विल बी इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑल्सो, so that every point can be calculated, every point can be measured and proper law can be framed। इसीलिए जो सेकंड चैम्बर है दैट इज प्रोवाइडिंग अस अपॉर्चुनिटी फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ एवरी डिसीजन। कंसीडर तो एक चैम्बर ने कर लिया, उसको रिकंसिडर करना है, और इसीलिए हमें सेकंड चैम्बर जरूरी है, क्योंकि रिकंसिडरेशन नहीं होगी तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि प्रॉब्लम होगी, जो लॉ बनेंगे उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, right? So that's why we are having a need of bicameral legislature। You will not support Neha's idea, right? Second, शमा ने क्या बोला था कि एक्सपर्ट्स होंगे ना, वो आने चाहिए राज्यसभा के। ये आइडिया बिल्कुल सही है। हमने क्या पढ़ा था कि 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करता है, राइट? तो अगर देखो ऐसा सिस्टम हो जाए कि कुछ एक्सपर्ट्स आए राज्यसभा के लिए, सेकेंड चैम्बर के लिए, तो इसका देखो बेनिफिट क्या होगा, फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पॉलिसी वी विल बी हैविंग सम स्पेशल एक्सपर्ट्स, जिनकी उस पर्टिकुलर एरिया पे पूरी कमांड होगी, है ना। एंड इफ वी विल बी हैविंग दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर हैविंग स्पेशलाइज्ड और हु आर हैविंग स्पेशल, यू कैन से स्पेशल कमांड ऑन एनी सब्जेक्ट, तो वो टेक्निकल नॉलेज हमारी कंट्री के लॉ और पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए बहुत पॉजिटिव वे में वर्क करेगा, राइट। So I agree with Shama that experts should be nominated into the second chamber as they can provide inputs on subject that require technical knowledge and give rational suggestions for policy making। क्योंकि हमारी कंट्री क्या करती है, ऐसे सब्जेक्ट्स, क्योंकि ऐसे, इससे देखो क्या बेनिफिट होगा कि हमें ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी इनपुट्स प्रोवाइड करवाएगा जिसमें टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, और ये हमें क्या भी प्रोवाइड करवाएगा, रैशनल सजेशंस भी प्रोवाइड करवाएगा, राइट। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट के साथ आप जा सकते हो जब वो बोलती है शमा कि यस वी शुड नॉमिनेट दोज पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, राइट। अब थर्ड स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है, त्रिदीप ने बोला कि अगर एक कंट्री फेडरेशन नहीं है तो सेकंड चैम्बर की कोई नीड नहीं है। तो क्या ये बात सही है? अब देखो ये भी बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अब देखो बिकॉज एज फेडरलिज्म इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म का तो मतलब ये है ना कि आपने पावर डिवाइड कर देनी है। फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं कि आपने 2 चैम्बर वाली आपके यहाँ लेजिस्लेचर बनानी। नो, आप जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म आपको आपकी कंट्री का स्ट्रक्चर बताती है कि हमारी कंट्री में पावर कैसे डिवाइड होने वाली है। हमारी कंट्री में सेंट्रल स्टेट लेवल पे पावर डिवाइड होगी, दैट इज टोल्ड बाय द फेडरलिज्म, बट वो प्री कंडीशन नहीं होगी बाइकैमरल लेजिस्लेचर की, राइट। सो देयरफॉर द स्टेटमेंट दैट अ कंट्री विदाउट फेडरेशन या फेडरलिज्म नीड नॉट हैव सेकंड चैम्बर इज इनकरेक्ट। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी कैसी हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। फाइन, I hope second question is completely clear to all of you. Let us move on third question now. Why can the Lok Sabha control the executive more effectively than the Rajya Sabha can? अब आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि जो लोक सभा है that is directly elected chamber of our country, अब आपको ये बताना है कि जो लोक सभा है वो राज्यसभा से ज्यादा इफेक्टिवली हमारी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल क्यों कर सकती है। आपको इस बात का आंसर देना है। अब देखो इसका सीधा सा आंसर क्यों है, क्योंकि लोकसभा को हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया है भाई, और डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में किसकी ज्यादा मानी जाएगी? जो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल हैं। इसलिए हम लोगों ने ज्यादा पावर्स किसको दी हैं? ऑफ कोर्स हम लोकसभा को देंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग एक्सेसिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, राइट। सो लेट अस हैव अ लुक ओवर द आंसर। Lok Sabha exercises control over the executive more effectively than Rajya Sabha because it is a directly elected body। समझ आया? क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। अगर डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगी, ये ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करेगी, राइट।
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट द राज्यसभा। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। इसीलिए देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट बनाने के लिए सपोर्ट की रिक्वायरमेंट कहां होती है? मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट कहां होती है? दैट इज रिक्वायर्ड इन लोकसभा, नॉट राज्यसभा। राइट, समझ आया? इसीलिए अब देखो, अगर जहां जिस एरिया में उनको मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं के लिए तो वो आंसरेबल होंगे ना भाई। राज्यसभा के लिए वो आंसरेबल नहीं होंगे। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। और क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगे? बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक इन आवर कंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए देखो क्या है, इसीलिए हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए। और जिस लेजिस्लेचर को हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया, दैट इज लोकसभा चैम्बर। तो इसीलिए हमारी एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी लोकसभा के लिए। राइट, इसके अलावा क्या है? लोकसभा हैज द पावर टू मेक लॉज, आस्क क्वेश्चन एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी लोकसभा के पास पावर है लॉ बनाने की, क्वेश्चंस पूछने की, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी पावर है। इसके अलावा लोकसभा के पास क्या पावर है? लोकसभा कैन रिमूव द गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग नो कॉन्फिडेंस, बट राज्यसभा कैन नॉट रिमूव एनी गवर्नमेंट। एज आई टोल्ड यू कि जो मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट कहां है? मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है कहां पे? लोकसभा में। इसीलिए अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आएगा? वो राज्यसभा नहीं लेके आ सकती, क्योंकि वहां पर तो मेजोरिटी मांगी नहीं हम लोगों ने गवर्नमेंट से। मेजोरिटी कहां पर रिक्वायर्ड है? मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन लोकसभा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आएगा? लोकसभा ओनली। समझ आया? उसके अलावा लोकसभा हैज क्रूशियल पावर इन कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस एज इट कैन रिजेक्ट मनी बिल, बट राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल। और मनी बिल के बारे में हमने स्पेशल पावर पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि कौन सा चैम्बर हमारी पार्लियामेंट का ज्यादा पावरफुल होता है। एंड इन दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट इन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स वी कैन से दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज द बजट ऑफ द कंट्री, है ना। जो फाइनेंशियल कंट्रोल की बात होती है वो कौन करता है? हमारी कंट्री की लोकसभा, क्योंकि बजट हमेशा कहां पे प्रेजेंट होगा? हमेशा लोकसभा में प्रेजेंट होगा, और राज्यसभा इसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकती है। राइट, वो इसीलिए ये सारे मैनर्स आपको क्या शो करने हैं? ये सारे मैनर्स आपको बता रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो एग्जीक्यूटिव है वो ज्यादा कंट्रोल होती है बाय द लोकसभा इन कंपैरिजन ऑफ राज्यसभा। तो कौन कौन से मैनर आप लोगों ने पढ़ लिए? देखो, इसकी जरूरत तो इसीलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में। राइट, तो इसमें देखो क्या है, हमारी एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल होना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, लेकिन लेजिस्लेचर में किसके लिए होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो होगी लोकसभा के लिए। और क्यों होगी? क्योंकि जो हमारी लोकसभा है वो डायरेक्टली इलेक्टेड चैम्बर है। राइट, और जो लोकसभा है उसी के पास पावर होती है क्या करने की? क्वेश्चंस पूछने की, और कॉन्स्टिट्यूशन को, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में पावर सेम होती है ना, लेकिन जो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल वाला पावर है ना, वो क्या है? गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने का ज्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। क्यों? क्योंकि हम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकती है, और अगर मिनिस्टर्स आंसर नहीं देंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके गवर्नमेंट को साइड कर दो, हटा दो, रिमूव कर दो। राइट, इसके अलावा क्या है, अगर आप मनी बिल्स की बात करते हो, फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो लोकसभा इज हैविंग मोर पावर्स, क्योंकि मनी बिल राज्यसभा में प्रेजेंट ही नहीं हो सकता। डन, इन दैट मैनर वी कैन से दैट लोकसभा इज हैविंग मोर कंट्रोल, लोकसभा इज हैविंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव देन द राज्यसभा। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3, आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4, rather than effective control of the executive, the Lok Sabha is a platform for the expression of popular sentiments and people's expectation। ये क्या बोल रहे हैं कि एक इफेक्टिव कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पे होने की बजाय क्या है, जो लोकसभा है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या रिप्रेजेंट होता है, क्या एक्सप्रेस होता है? पॉपुलर सेंटिमेंट्स एंड पीपल एक्सपेक्टेशन। जहां पर लोगों के सेंटीमेंट्स जो पॉपुलर वाले होते हैं सिर्फ, और या फिर लोगों के एक्सप्रेशन है वही प्रेजेंट होते हैं। मतलब हम गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं, है ना, लेकिन और बल्कि इसी कंपैरिजन में क्या होता है, लोकसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों के सेंटीमेंट्स एक्सप्रेशन होते हैं सिर्फ। डू यू अग्री? आप इस बात से क्या अग्री करते हो? गिव रीजन।
अब देखो ओनली वर्ड अगर आप देखते हो ना, तो ओनली वर्ड मतलब देखो उन्होंने क्या बोला कि rather than, उसके बजाय। तो क्या ऐसा है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो कंट्रोल नहीं हो रही है लेजिस्लेचर से, राइट है ना। तो अब देखो क्या है, डू यू अग्री, आई डू नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट दैट द लोकसभा इज ओनली अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि देखो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सप्रेशन, कि क्या सिर्फ लोकसभा ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की एक्सपेक्टेशन को, सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। So I do not agree with the statement that the Lok Sabha is only a platform for the expression of popular sentiments and people's expectation. तो हम अग्री नहीं करते कि सिर्फ लोकसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने पॉपुलर सेंटीमेंट्स को, एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। The member of the legislature are free to express their views and no action can be taken against any member for anything said inside the house. यानी कि सिर्फ लोकसभा नहीं है, जो लेजिस्लेचर्स हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स हैं, हमारे एमएलएस वगैरह हैं, वो क्या होते हैं, वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, राइट। तो हम क्या है, और उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जो उन लोगों ने वर्डिंग्स वहां पे बोल दी। The main purpose of the parliamentary privilege is to enable the members to work for the people effectively as well as control the executive. और जो बोला कि हम कंट्रोल करने की बजाय हम क्या करते हैं, लोकसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सेंटीमेंट्स और एक्सप्रेशन को प्लेस मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। तो हमने तो अभी तो पढ़ा ना, देखो यही सारा क्वेश्चन हमने ये किसके रिगार्डिंग पढ़ा, ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना है, और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करना है, वी हैव स्टडीड द मैनर राइट नाउ ओनली, राइट। तो यहां पर बोल दिया गया कि मतलब उसको कंट्रोल करने की बजाय लोकसभा एक प्लेटफॉर्म है अपने पॉपुलर सेंटीमेंट्स और एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने का, राइट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी करती है लेजिस्लेचर, है ना, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज टू इनेबल द मेंबर्स टू वर्क फॉर द पीपल इफेक्टिवली एज वेल एज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो मेन पर्पस क्या है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, सॉरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो वर्क करें इफेक्टिवली, किसके लिए, लोगों के वेलबींग के लिए, राइट, एंड दे विल बी कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव एज वेल, फाइन। Along with that, while the Lok Sabha does provide an opportunity for elected representatives to express the expectation of their constituency, its power are much more wide ranging. और इसके अलावा क्या होता है कि जब हमारी लोकसभा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है ना, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जब वो खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनकी पावर भी बहुत ज्यादा वाइड है ना। इसके अलावा क्या है, लोकसभा होल्ड द यूनियन कैबिनेट अकाउंटेबल फॉर इट्स डिसीजन। तो हमने देखो क्या पढ़ा कि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा वाइड रेंजिंग है, और इसीलिए जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल होती है अपने सारे के सारे डिसीजंस के लिए, किसके रिगार्डिंग, हमारी लोकसभा के लिए, दैट विल बी अकाउंटेबल। इट हैज द पावर टू मेक लॉज, कंट्रोल फाइनेंसेस एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके पास सिर्फ एक्सप्रेस करने की पावर नहीं है कि अपने सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस करो, आइडियाज को एक्सप्रेस करो, बल्कि इसके पास लॉ को बनाने की भी पावर है, फाइनेंस को कंट्रोल करने की भी पावर है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी पावर है, राइट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंटिन्यूज इन ऑफिस ओनली एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताता है कि हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। क्यों है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव ही तब तक है जब तक उनको मेजोरिटी मिलती है लोकसभा में। जैसी मेजोरिटी खत्म वैसे गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, समझ आया। बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इज एबल टू होल्ड देयर अथॉरिटी ओनली देन व्हेन दे आर हैविंग मेजोरिटी इन द लोकसभा, राइट। तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का बड़ा इफेक्टिव मैनर है ना, मतलब सिर्फ आपके सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का भी मैनर है। देयरफॉर द लोकसभा फंक्शंस एज द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अगर आप कहीं ये सोचते हैं कि हमारी लोकसभा का काम सिर्फ क्या है, हमारी लोकसभा का काम है लोगों के सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस करना, तो दैट इज हाफ करेक्ट। क्योंकि हालांकि एक्सप्रेस तो करेंगे, क्योंकि हमने लोगों को अगर इलेक्ट करके भेजा है तो डेफिनेटली दे विल बी रिप्रेजेंटिंग अस, बट सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना उनका टास्क नहीं होता, बल्कि हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, सो दैट आवर गवर्नमेंट कैन बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अस। ये भी फंक्शन किसका होता है, हमारी लोकसभा का होता है। I hope fourth question is also completely clear to all of you. Now we are going to discuss fifth question.
अब आपसे 5th क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग आर सम प्रपोजल्स फॉर मेकिंग द पार्लियामेंट मोर इफेक्टिव। कुछ आपको प्रपोजल गिवन है जो किसके लिए जरूरी है, हमारी पार्लियामेंट को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। स्टेट इफ यू अग्री और डिसअग्री विद ईच ऑफ दैम, आपको बताना आप अग्री करते हो डिसअग्री करते हो दोनों के उन स्टेटमेंट से, एंड गिव योर रीजन एंड यू विल हैव टू टेल द रीजन ऑल्सो। इफ यू अग्री देन व्हाई यू अग्री, इफ यू डू नॉट अग्री, इफ यू रिजेक्ट देन व्हाई डू यू रिजेक्ट। एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट इफ दीज सजेशंस वर एक्सेप्टेड। अगर इन सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, जो नीचे आपको कहीं ना कहीं जो सजेशंस गिवन है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। अब देखो क्या होगा। फर्स्ट आपको गिवन है पार्लियामेंट शुड वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड, कैसा होना चाहिए, ये आइडियाज एक्सेप्टेड होने चाहिए। सेकंड है अटेंडेंस शुड बी मेड कंपलसरी फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे एमपीज होते हैं उनकी अटेंडेंस कंपलसरी होनी चाहिए। उसके अलावा स्पीकर शुड बी एम्पावर्ड टू पैनलाइज मेंबर फॉर इंटरप्टिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, या फिर जो स्पीकर है उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर कोई मेंबर है वो प्रोसीडिंग्स जब प्रोसीजर चल रही है हाउस की उसको इंटरप्ट करता है तो उसको पेनलाइज करने की पावर, उसको पनिश करने की पावर हमारे स्पीकर के पास होनी चाहिए। अब देखो पहले दो वाले तो बिल्कुल ठीक है। अब लेट अस डिस्कस, अगर पार्लियामेंट लॉन्गर पीरियड के लिए, अगर पार्लियामेंट वर्क करे लॉन्गर पीरियड के लिए, तो ऑफ कोर्स इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, है ना। क्यों होगी बेनिफिशियल, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम पीरियड तक वो लोग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होंगे तो दे विल बी डिस्कसिंग मोर थिंग। जब ज्यादा डिस्कशन होगा तो कुछ और वैल्यूएबल पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे, ज्यादा डिबेट होगी, ज्यादा डिस्कशन होगा, और फिर जो कंट्री के लिए एक्चुअल में बेनिफिट है वो क्या होगा, जो बेनिफिशियल होगा कंट्री के लिए वो हमारे सामने आ जाएगा, राइट। और प्रॉब्लम हमारी कंट्री में इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी, हमने पढ़ा था कि पिछले कुछ ईयर में ना हमारी पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्यों, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट कम आवर्स के लिए मिलती है, कम दिनों के लिए मिलती है। अगर इसके लिए हम ऐसा कर दें कि पार्लियामेंट को लॉन्गर पीरियड के लिए मिलना चाहिए तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट ओवर आवर डेमोक्रेसी। So I agree with the above proposal that Parliament should work for a longer period. There are a large number of issues that require debate and legislation, and these are delayed sometime because the Parliament is not in session. राइट मतलब कुछ ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं हमारे सामने, टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करना है, बट वो टॉपिक्स क्यों डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट उस टाइम पे सेशन में ही नहीं होती है। जब सेशन में नहीं है तो हाउ कैन दे डिस्कस एनी पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। सो टू ओवरकम दिस द पार्लियामेंट नीड्स टू वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसीलिए क्या है, अगर हमें डिस्कस करनी है ऑल द थिंग्स, ऑल दीज पेंडिंग इश्यूज एंड टॉपिक्स, सो दैट इज रिक्वायर्ड दैट आवर पार्लियामेंट नीड्स टू वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी कहीं ना कहीं, और हम एक्चुअल में कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल फाइंड आउट कर पाएंगे। गॉट इट। सेकंड आपसे पूछा गया था अटेंडेंस। अब देखो अटेंडेंस अगर कंपलसरी हो जाए, अब सोचो आप लोगों की अटेंडेंस 75% क्यों कंपलसरी करते हैं। आपको बोला जाता है इफ यू विल नॉट बी प्रेजेंट एटलीस्ट 75% डे ऑफ द टोटल डेज ऑफ द स्कूल देन यू विल नॉट गेट योर रोल नंबर। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हमने सबको रोल नंबर दे दिए विदाउट एंटरिंग द स्कूल, विदाउट अटेंडिंग द स्कूल, सो फिर स्कूल में आने का बेनिफिट क्या होगा। कुछ सोच समझ के तो लॉस बनते हैं ना, और इसीलिए उस डर की वजह से, क्योंकि आपको पता है उन अटेंडेंस के मार्क्स भी काउंट होने वाले हैं, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट भी डालने वाले वो मार्क्स, दैट्स व्हाई यू गो टू स्कूल, राइट। एक पर्पस वो भी, एक रीजन वो भी होता है जब आपको पेनल्टी का डर होता है। तो अब देखो अगर अटेंडेंस कंपलसरी कर दी जाए तो क्या होगा, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी तो अटेंड करेंगे ना सारे के सारे सेशंस को। और जो कोरम देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को चलने के लिए 110 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, 1/10। तो कोरम की एब्सेंस कभी नहीं होगी। अगर कोरम की एब्सेंस नहीं होगी तो एवरी टॉपिक विल बी डिस्कस्ड प्रॉपर्ली। समझ आया, मतलब अगर अटेंडेंस इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, राइट। सो आई अग्री विद दिस प्रपोजल एज कंपल्सरी अटेंडेंस वुड लीड टू प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स फॉर क्रूशियल डिसीजन दैट रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी। हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इट वुड ऑल्सो एनकरेज प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, और ये हमें क्या प्रोवाइड करवाएगी कि हमें हमारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एनकरेज करेगी। सो दैट्स व्हाई यस अटेंडेंस शुड बी कंपलसरी, राइट। थर्ड आपसे पूछा गया था जो स्पीकर है उसके पास पावर होनी चाहिए पेनलाइज करने की।
अब देखो अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, जो वेस्टेज होती है ना टाइम की, वो वेस्टेज होनी कम हो जाएगी. देन पीपल विल बी डिस्कसिंग ऑन रैशनल टॉपिक्स ओनली, दे विल बी पुटिंग देयर रैशनल पॉइंट्स ओनली, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी टाइम पैनलाइज हो सकते हैं अगर उन्होंने इंटरप्ट करने की कोशिश की. सो आई अग्री विद दिस प्रपोजल दैट एज पेंडिंग मेंबर्स, penalizing member for interrupting the proceedings of house would lead to less wastage of time and maintain the dignity of the parliament, क्योंकि डिग्निटी को इंप्रूव करती है ना. देखो अगर आपको क्लास में पनिशमेंट ही ना दी जाए, चाहे आपको क्लास में कैसा भी बिहेवियर करो, तो क्लास का एटमोस्फेयर खराब हो जाता है, राइट. द सेम थिंग इज विद द पार्लियामेंट, विद द लोकसभा ऑल्सो, विद द पार्लियामेंट ऑल्सो. अगर हमने वहां पर कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं किया तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स होंगी होंगी, बट अगर कंट्रोल हो जाएगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम भी कम हो जाएगी. This would also lead to less wastage of the taxpayers' money that is incurred to run the parliament. However, it should not lead to suppression of dissent. अब इसके अलावा क्या होगा कि क्योंकि देखो हम लोगों ने टैक्स क्या किया, टैक्स पे किया है, और वो लोग जब यूजलेस डिस्कशन करते हैं, ऐसा कोई पॉइंटेबल डिस्कशन नहीं होता, तो हमारी वो मनी किसी और चीज के लिए हो सकता है यूज हो जाए जहां एक्चुअल में उसको यूज होना चाहिए वहां हो ही नहीं. तो हमारी जो मनी है जो हम लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को दी है, दैट विल ऑल्सो बी यूज्ड ऑन रैशनल पॉइंट ओनली, राइट. और उसके अलावा क्या होगा इसके, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम ये बोलें कि हम पार्लियामेंट की डिग्निटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो हमें सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स को बाहर करना है जो एंटी डिसिप्लिन वाले हैं. ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करने के चक्कर में हमें सप्रेस कर देना है आइडियाज को, राइट. तो इट मीन्स ये वाले आइडियाज भी मेंटेन करने हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी मेंटेन करके रखनी है. सो आई होप टिल 5th क्वेश्चन एवरीथिंग इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. 6th क्वेश्चन, फ्रॉम 6th क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, I hope till here everything is completely clear to all of you, but if you are having any kind of doubts and query, you can ask your doubts in comment section. Okay, till then keep learning, keep enjoying and stay connected also. Thank you, thanks a lot.